नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल KCB जेड क्लासेज में। मैं पवन चौधरी। स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे पहले आपने केमिकल बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, यूनिट पूरी हो गई और उसका जो यूनिट वाइज टेस्ट है वो आपका कल होगा, नेक्स्ट डे होगा। और अब तक के आपकी जो 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज इस चैप्टर से रिलेटेड इस यूनिट से कंप्लीट हुए और उसके बाद में नेक्स्ट अपनी जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स ये स्टार्ट करेंगे। उससे 20 क्वेश्चन डेली के हम लेके आते रहेंगे, तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। स्टार्ट करते हैं अपना एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं सबसे पहले कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, किन्हें कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले आपने जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी, वो पढ़ ली और उसमें आपने ये देखा था कि एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ आते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट साइड में आते हैं, इधर आते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक के, फिर राइट साइड में पी ब्लॉक के और बीच में डी के और सबसे नीचे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते किन्हें हैं, तो इसके अंदर वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम एस कक्षक में भरे जाते हैं, बाह्यतम एस कक्षक में भरे जाते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं क्या? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम एस कक्षक में भरे जाते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऐसा एलिमेंट्स जिनके आउटरमोस्ट सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। आउटरमोस्ट सेल के कौन से ऑर्बिटल के अंदर? एस ऑर्बिटल के अंदर, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो कौन से होंगे? आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। इसके अंदर ध्यान रखना, एस ब्लॉक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से एस ब्लॉक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? ओनली 2, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से एस ब्लॉक के अंदर आपके 2 ग्रुप आते हैं। कितने ग्रुप आते हैं? 2 ग्रुप आते हैं। 2 ग्रुप में से एक फर्स्ट ए और दूसरा होता है सेकंड ए। फर्स्ट ए जो ग्रुप होता है, फर्स्ट ए ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली मेटल। और जो सेकंड ए है उसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। देखो सिंपल सी बात होती है सबसे पहले कि एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कलाइन मेटल कहते किसे हैं। तो एल्कलाइन मेटल्स के लिए ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर आपके 13 टोटल एलिमेंट कितने हैं? 13। फर्स्ट ए के अंदर 7 और सेकंड ए के अंदर कितने हैं? 6। तो टोटल 13 एलिमेंट होते हैं। तो इनको एल्कलाइन मेटल बोलते हैं और जो सेकंड ए है उनको क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। एल्कलाइन मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है फर्स्ट ए के, इनको जो वाटर के साथ में बोलते हैं तो ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और ये जो हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? एल्कलाइन मेटल कहते हैं। और एल्कलाइन अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातु ने क्यों बोलते हैं? इनके भी जो एलिमेंट हैं वो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इन्हें भी वाटर में जब हम बोलते हैं तो ये भी ऑक्साइड और क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये हाइड्रोक्साइड भी कैसे होते हैं? बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं और किसके अंदर? अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलने के कारण इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपकी सिंपल सी बात है कि एल्कलाइन मेटल क्यों बोलते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं। क्योंकि इन्हें वाटर में घोलने पर ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कैसी प्रॉपर्टी के होते हैं? बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं। और बेसिक प्रॉपर्टी के होने के कारण इन्हें तो क्षारीय धातु और जो सेकंड ए के हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। ये तो सिंपल सी आपकी बात होती है। इनकी जो इंट्रोडक्शन होता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर आपके 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। टोटल 13 एलिमेंट होते हैं और फर्स्ट ए को बोलते हैं एल्कलाइन मेटल और सेकंड ए को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको क्षारीय धातु और ये क्षारीय मृदा धातु।
और फिर अपन क्या करेंगे, एक एक की फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और उसके बाद में कंपाउंड की जो यूजेज है उनकी स्टडी करेंगे। एक एक कंपाउंड है उसकी स्टडी करेंगे सभी के। एक आपके अल्कलाइन मेटल के कंपाउंड कौन कौन से हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड हैं वो कौन कौन से हैं जो अपने नेचर के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या होंगी। तो देखो अपना जो मेन टॉपिक है, ये तो जनरल सी बातें होती हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर फिल होता है, उन्हें तो कहते हैं हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसके अंदर अल्कलाइन मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल दो आती हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक जो गुणधर्म है उनकी बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको सबसे पहले मैं बताता हूं, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इधर से देखो मैं कंपैरिजन करते हैं, दोनों को आपको कंपैरिजन करते हुए चलना है। एक अल्कलाइन मेटल एक तरफ और एक तरफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, दोनों को टेबल फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे ही कंपैरिजन करते हुए सारी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, दोनों को एक साथ कोरिलेट करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखो इधर तो मैं लिखता हूं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, और इधर लिखता हूं अल्कली अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। आगे में देखो ये पूरा नहीं लिखूंगा, आगे आपको ऐसे ही मिलेगा अल्कलाइन अर्थ मेटल और इसको मैं लिखूंगा अल्कली मेटल। ठीक है, ऐसे मिलेगा आपको शॉर्ट, दोनों को आपको कोरिलेट करते हुए चलना है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात करें तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी तो उस टाइम पे आपको बताया था कि एस ब्लॉक के अंदर एक ही एक्सेप्शन होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मेटल और नॉन मेटल इसको हम आवारा तत्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक जगह टिकता नहीं है, ना तो इसको मेटल में मान सकते हैं और ना ही नॉन मेटल में, दोनों में घूमता रहता है। इसलिए हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखो तो हाइड्रोजन को तो छोड़ देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन क्या है आपका एक्सेप्शन होता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, NS1 से 2, NS1 से 2। तो जो अल्कलाइन मेटल होती हैं उनके अंदर तो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं NS1, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2। तो इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। NS1 का मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले आपके कंपाउंड्स की बात करें कौन कौन से एलिमेंट है, तो लिथियम, सोडियम। देखो हाइड्रोजन को मैं नहीं लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन वैसे इसी के अंदर आता है, लिखते हैं हम पीरियोडिक टेबल के इसी के अंदर है, लेकिन ये क्या होता है एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शनली मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं। ठीक है, फिर हम बातें आगे डिस्कस करते हैं कि लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, ये हेवी ना की रस से फरियाद होती है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड ए है उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, बेटा, मांगे, काला, सर्ट, बाप, रंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनके एलिमेंट्स की बात करते हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखते हैं। तो आपको पता है कि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होता है, 1s2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1s1, हीलियम का 1s2, हीलियम का कितना होता है 1s2 और हाइड्रोजन का 1s1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखते हुए बाकी का सभी का लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिथियम का कितना होता है, 1s2 2s1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीलियम का, तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ ओनली 2s1। ठीक है, हीलियम का तो यहाँ आ गया 1s2, इसका होता है क्या है 1s2 2s1,
तो मैंने यहाँ पे हीलियम लिख दिया और ये 2s है। ठीक है, फिर आपको पता है कि एक जब वर्ग के अंदर, एक ग्रुप के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो क्या होता है, टॉप टू बॉटम चलने पर सेल का नंबर इंक्रीज होता है, और जब जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, जो साइज है वो इंक्रीज होता है। तो आउटरमोस्ट सेल में क्या बढ़ेगा, आपका एक एक सेल का नंबर इंक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पे दूसरे सेल में, फिर आपका जो नेक्स्ट जो नोबल गैसेज है वो नियॉन और ये 3s1, फिर आपका आर्गन और ये 4s1, फिर आपका क्रिप्टॉन और ये 5s1, फिर आपका आगे जीनॉन और ये 6s1, और आगे आपका रेडॉन और ये आपका 7s1। फिर हम आगे बात करते हैं, देखो बेरिलियम। बेरिलियम में भी आपका यहाँ पे हीलियम का, इसके अंदर लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये हीलियम और ये 2s2। मैग्नीशियम का ये नियॉन और ये 3s2, फिर आर्गन और ये 4s2, फिर ये क्रिप्टॉन और ये 5s2, फिर ये जीनॉन और ये 6s2, और फिर ये रेडॉन और ये 7s2। तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके अकॉर्डिंग लिखना है, और वो जो रूल था उसके अकॉर्डिंग, कि पहले 1s1 आता है, फिर 1s2, फिर ऐसे 2s2, 2p, फिर ये सारे और वो रूल पहले आपको पढ़ा दिया है। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तो उसके अंदर आपने और वो रूल पढ़ा था, तो वहां से आपको वो याद करना है, इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको लिखना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके, ये सीधा सीधा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो रेडियम और एक फ्रांसियम, ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। इसलिए इनकी स्टडी, इनकी जो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज की बात हम नहीं करेंगे। किस चीज की, जो भी आपके रेडियो एक्टिव है, फ्रांसियम और रेडियम, इन दोनों की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की बात नहीं करेंगे। ओनली कहां से, लिथियम से और कहां तक, सीजियम तक। इधर भी बेरिलियम से और बेरियम तक, हाइड्रोजन को भी छोड़ देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन कहां आपके मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सीधा सा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ आपका एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल का। दूसरी जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर हम बात करते हैं इसकी फिजिकल स्टेट, जो इसकी भौतिक अवस्था है उसकी बात करते हैं। तो देखो दूसरी हम बात करते हैं इसकी फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था क्या होगी। देखो दूसरी प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। ठीक है, क्या, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था की बात करते हैं तो इधर तो आपकी एल्कली मेटल, और इधर हम किसकी बात करेंगे, एल्कली अर्थ मेटल की, एल्कली अर्थ मेटल। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो फिजिकल स्टेट है, एल्कली मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, इनका NS1 होता है। NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के होने के कारण यहाँ पे ये एटॉमिक स्टेज में तो कैसा होता है, ये जो एटॉमिक स्टेज है, एटॉमिक स्टेट के अंदर कैसा होता है, ये एटॉमिक स्टेट के अंदर तो कैसा होता है, अनुचुंबकीय और अनुचुंबकीय एवं रंगीन होता है, एवं रंगीन। परंतु ये जो आयनिक स्थिति होती है, आयनिक स्टेट के अंदर कैसा हो जाता है, फिर आयनिक स्टेट के अंदर देखो, एक आपको जब पहले पढ़ाई थी, इससे जस्ट पहले आपने MOT पढ़ी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग आपने ये देखा था कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कैसा होगा, आपका पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय होगा। जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होगा, मतलब आपका प्रतिचुंबकीय होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब इसके पास, जब ये
परमाणविक अवस्था में होता है। जब ये परमाणविक अवस्था में होते हैं आपके कौन से एल्कली मेटल, तो कौन सी क्या शो करते हैं, अनुचुंबकीय एवं रंगीन नेचर के होते हैं, अनुचुंबकीय एवं कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन जब आपके आयनिक स्टेट के अंदर होते हैं तो क्या होता है कि आयनिक स्टेट के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल जाते हैं और आयनिक स्टेट के अंदर ये कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय एवं रंगीन हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय एवं रंगहीन कलरलेस हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके डायमैग्नेटिक एवं कैसे हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। ठीक है, कौन सी के अंदर, जो आयनिक स्टेट है उसके अंदर। फिर हम बात करते हैं आपके एल्कली अर्थ मेटल की। तो एल्कली अर्थ मेटल के अंदर क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके अंदर जब हम बात करते हैं कि ये एटॉमिक स्टेट और आयनिक स्टेट दोनों के अंदर जो एल्कली अर्थ मेटल है, कौन कौन सी, एटॉमिक स्टेट, एटॉमिक एंड आयनिक, आयनिक स्टेट दोनों के अंदर कैसा होता है आपका डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और कलरलेस प्रॉपर्टी का होता है, कलरलेस प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आपकी एटॉमिक स्टेट के अंदर यहाँ पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। जब आपकी पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं कि अनुचुंबकीय कब होगा, तो अनुचुंबकीय कब होता है, जब उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके पास ना तो इसकी परमाणविक अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ना ही यहाँ से जब हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो भी इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो ना तो इसके पास कब बचा, परमाणविक अवस्था में था, ना ही कब था, आयनिक अवस्था के अंदर। तो ये कैसा होता है कि ये प्रतिचुंबकीय होता है और कलरलेस और रंगीन होता है दोनों अवस्थाओं के अंदर। और ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे सिंपल सी बात होती है कि ये कैसा होता है, ये जो एल्कली मेटल होती है वो चमकीली धातु होती है, आघात वर्धनीयता इनमें ज्यादा होती है, और इसी के साथ में ये कैसी होती है, सफेद दूसरे कलर की होती है। ये सिंपल सी बातें हैं, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये तो जो एटॉमिक स्टेट है, जो परमाणु अवस्था है उसके अंदर से एक ऐसी कौन सी स्टेट के अंदर रहता है आपका पैरामैग्नेटिक और कलर प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन उसी के साथ में जब ये आयनिक स्टेट के अंदर आता है तो आयनिक स्टेट के अंदर क्या ध्यान में रखना है कि आयनिक स्टेट के अंदर आपका ये डायमैग्नेटिक और कलरलेस हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये तो आपकी कौन सी हुई, भौतिक अवस्था। तीसरी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, ये तो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी एटॉमिक साइज। तो तीसरी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं आपकी एटॉमिक साइज। देखो तीसरी प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज, परमाणु आकार। परमाणु आकार की बात करते हैं तो देखो ये इधर तो एल्कली मेटल और इधर मैं बात करता हूं एल्कली अर्थ मेटल। जब हम एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि एल्कली मेटल अपने आवर्त में नोबल गैसेस को छोड़कर सबसे बड़ा आकार रखते हैं। क्या बात कह रहा हूं, देखो कि एल्कली मेटल है अपने आवर्त में सबसे बड़ा आकार रखते हैं, अपने आवर्त में सबसे बड़ा आकार रखते हैं, सबसे बड़ा आकार रखते हैं। एक्सेप्शन क्या है, नोबल गैस, एक्सेप्ट नोबल गैसेस को छोड़कर, नोबल गैस को छोड़कर। क्योंकि आपको बताया था जब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी तो उसके अंदर आपने 3 प्रकार की रेडियस पढ़ी थी, एक वैन डेर वाल्स रेडियस, एक कोवेलेंट रेडियस और एक मेटालिक रेडियस। वहां पे आपने ये पढ़ा था कि नोबल गैसेस के अंदर आपकी वैन डेर वाल्स रेडियस पाई जाती है और वैन डेर वाल्स रेडियस का जो साइज है वो मेटालिक और कोवेलेंट रेडियस दोनों से क्या होता है, बड़ा। और वैन डेर वाल्स रेडियस किसके अंदर पाई जाती है, नोबल गैसेस के अंदर। तो अपने आवर्त में जो क्षारीय धातुओं का आकार सबसे बड़ा होता है, किसको छोड़कर के, नोबल गैसेस को छोड़कर। ये नोबल गैसेस का आकार है सबसे बड़ा होता है, लेकिन इसमें भी थोड़े से ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे भी एक्सेप्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपने आवर्त में सबसे बड़ा आकार रखते हैं, तो और
अपने को पता है कि जब हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण साइज क्या होता जाता है, घटता जाता है। जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण साइज क्या होगा, घटेगा। कब, जब हम एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं। जब हम दाएं से बाएं चलेंगे एक आवर्त सारणी में आवर्त के अंदर तो साइज घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है। ऐसे यदि हम बात करें एक ग्रुप की, तो एक ग्रुप में टॉप से बॉटम में चलने पर, टॉप से जब हम बॉटम में चलते हैं तो क्या होता है कि सेल का नंबर बढ़ने पर, कोषों की संख्या बढ़ने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो साइज देखो यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे लिथियम, फिर उसके बाद में सोडियम, फिर उसके बाद में पोटेशियम, फिर रुबिडियम, ये सीजियम। तो ये यहाँ पे साइज का ऑर्डर, ठीक है, साइज का ऑर्डर। ऐसे ही हम यहाँ पे बात करें जैसे इसका तो सबसे बड़ा आकार रखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इनका आकार फर्स्ट ए से छोटा होता है। फर्स्ट ए से छोटा होता है। छोटा क्यों होता है, इसका रीजन जेड इफेक्ट इंक्रीज होने के कारण, जेड इफेक्ट इंक्रीज होने के कारण, जेड इफेक्ट इंक्रीज होने के कारण। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे भी क्या होगा, जब हम एक ही ग्रुप में टॉप से बॉटम में चलेंगे तो यहाँ पे भी साइज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सेल का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कोषों की संख्या बढ़ रही है। तो देखो यहाँ पे भी हम बात करते हैं बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और ये बेरियम। बाकी के जो मैंने पहले बता दिया आपका फ्रेंशियम और रेडियम की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ते हैं कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। फिर यदि मान लो कि आपके दोनों के एलिमेंट, इसके और इसके दोनों के यदि बराबर आ जाते हैं, दोनों की यदि आपसे 4 ऑप्शन के अंदर इसके भी दे दिए और इसके भी दे दिए, तो आपको आकार क्या करना है वो देखो, ये थोड़ा ट्रेंड है, आपको याद ही रखना है, ठीक है। देखो ये मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इधर मैं बात करता हूँ आपके बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और ये बेरियम, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको पता है बेरिलियम का साइज लिथियम से छोटा होगा, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, सिंपल सी बात। तो इसका साइज तो सबसे छोटा होगा, इसकी मिनिमम रेडियस होगी, या मिनिमम साइज कर दो ना, मिनिमम साइज का होगा, ठीक है। फिर लिथियम का साइज का होगा इससे बड़ा। फिर सोडियम से साइज छोटा किसका होगा, मैग्नीशियम का, ये मैग्नीशियम का हो गया। मैग्नीशियम से बड़ा साइज सोडियम का, सोडियम से बड़ा साइज किसका, कैल्शियम का। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, फिर कैल्शियम के बाद में स्ट्रोंशियम का, फिर बेरियम का, और फिर इसके बाद में आपका पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। जो सीजियम होता है उसकी मैक्सिमम बड़ा आकार होता है, सीजियम का आकार है वो सबसे बड़ा, और बेरियम का आकार है सबसे छोटा। बेरियम का आकार सबसे छोटा और इसका सबसे बड़ा, इसका सबसे बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ से आपको देखना 4 ऑप्शन इसके अंदर मिलेंगे आपको। एक मैग्नीशियम दे दिया, एक कैल्शियम दे दिया, एक पोटेशियम दे दिया, एक आपको बेरियम दे दिया, और फिर पूछा कि इनमें में से किसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों का ट्रेंड है वो ऐसे ही रहेगा, और इसके अंदर आपको जो किसका करना है, फिर पोटेशियम सबसे बड़ा होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हमने कहा कि एक आवर्त के अंदर नोबल गैसेस को छोड़कर बाकी के जो क्षारीय धातु हैं इनका आकार सबसे बड़ा होता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि चौथे आवर्त के बाद में, ये आपका कौन सा आवर्त है, सेकंड आवर्त, ये सेकंड पीरियड है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ पीरियड के बाद में इनका जो साइज है वो आपके नोबल गैसेस से भी बड़ा हो जाता है। ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसका जो साइज है वो नोबल गैसेस से भी बड़ा हो जाता है। और बड़ा क्यों हो जाता है ये भी आप ध्यान रखना कि यहाँ पे सीजियम का साइज एक, पहले तो सबसे पहले ये आवर्त के अंदर आ रहा है, दूसरी चीज ग्रुप में सबसे नीचे आ रहा है,
तो आपको ये एक्सेप्शनली ध्यान रखना है कि सीजियम का आकार एक पूरी आवर्त सारणी के अंदर सबसे बड़ा होता है और इसकी आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होता है, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ लिया है आयनन ऊर्जा के अंदर कि आयनन ऊर्जा साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनन पोटेंशियल का मान क्या होगा, कम होगा। तो एक वर्ग में, एक ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम में चलते हैं तो आयनाइजेशन जो पोटेंशियल है या आयनाइजेशन एनर्जी है उसका मान क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और एक पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होती है जेड तक बढ़ने के साथ में। क्यों, क्योंकि जेड तक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी कौन, आईपी की वैल्यू। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि सीजियम का साइज सबसे बड़ा होता है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। यदि हम बात करें यहाँ पे तो इन दोनों के अंदर बेरिलियम का साइज सबसे छोटा, बेरिलियम का साइज सबसे छोटा एवं सीजियम का साइज सबसे बड़ा होता है, सीजियम का साइज सबसे बड़ा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये परमाणु आकार से रिलेटेड बातें थी, आपको ये बहुत अच्छे से बता दी, ध्यान रखना है। ठीक है, किसका आकार बड़ा होगा, किसका कम होगा। उसके बाद में हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पहले आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने बता दिया है, चारों प्रॉपर्टी अपन ने अच्छे से पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉन, एक तो क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दूसरी आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये चारों प्रॉपर्टी आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। तो इसके अंदर आपने आयनाइजेशन एनर्जी जो अपनी चौथी प्रॉपर्टी है वो बात करते हैं, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इधर आपके एल्कली मेटल और इधर आपके एल्कली अर्थ मेटल। मैं बात करता हूं यहाँ पे एल्कली मेटल की, तो ये आपकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो अपने को पता है कि एक ग्रुप के अंदर जब टॉप से बॉटम में चलते हैं तो साइज इंक्रीज होने के साथ में जो आईपी की वैल्यू है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या होती है, कम होती है। तो सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, सीजियम का। तो यहाँ पे साइज इंक्रीज तो आईपी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है आईपी, तो साइज बढ़ेगा तो आईपी कम होगा। तो यहाँ पे साइज ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसलिए आईपी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इधर भी यदि हम बात करें जैसे आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो यहाँ भी क्या होगा कि यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो आईपी कम होगी। लेकिन करस्पॉन्डिंग आपके एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल की बात करें तो दोनों की करस्पॉन्डिंग में क्या होगा कि लिथियम से जो बेरियम, मतलब एल्कली मेटल से एल्कली अर्थ मेटल है, उनकी आईपी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि एक पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आईपी की वैल्यू बढ़ती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइज क्या होता है, कम होता है, साइज कम होता है तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जेड इफेक्ट बढ़ता है, जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण आईपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे इधर साइज कम होगा, साइज कम होता है तो आईपी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, कब होती है, जब हम एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं और एक ग्रुप के अंदर, दोनों के अंदर आपको बात होती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे सोडियम का मान लो, सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और ये 3s। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो हम यदि फर्स्ट जो आईपी की वैल्यू है उसकी बात करते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। और यदि हम बात करें यहाँ पे हम मैग्नीशियम का एग्जांपल लें, इधर यदि हम इधर एग्जांपल लें मैग्नीशियम का, तो देखो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और ये 3s2। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो देखो
यहाँ से ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन। जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इस सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, इस आउटरमोस्ट शेल से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। ये यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p6 2s2 2p6 और ये 3s1, ठीक है। अब यहाँ पे Na से Na+ बन गया और 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो 2s2 2p6 3s का इलेक्ट्रॉन है वो निकल चुका है। और अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसका होता है, 2s2 2p6 नोबल गैस का होता है। कौन सी नोबल गैस, नियोन का होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके किसका है, नियोन का है। और आपको पता है कि नियोन जो भी आपकी नोबल गैसेज हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसके कारण स्थायी होने के कारण वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। जब स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो क्या आप किसी स्थायी चीज को आसानी से निकाल सकते हो क्या, नहीं, स्थायी चीज को निकालना मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ से भी आपके जो इलेक्ट्रॉन को निकालोगे ये सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो यहाँ से अपनी बात करते हैं, जैसे हम Na+2 जब बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो ये अपन सेकंड यदि आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इसमें ध्यान रखना, ये सेकंड और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा फिर 2s2 2p5, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं मैग्नीशियम के अंदर। मैग्नीशियम के अंदर बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p6 3s2 आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं बात करूं जैसे मैग्नीशियम की, ये 2s2 2p6 और ये 3s2। यहाँ से जब हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये Mg+ बनता है और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s2 2p6 और 3s1। फर्स्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यदि हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये फुलफिल ऑर्बिटल होता है। S का फुलफिल ऑर्बिटल है, पूर्ण पूरित कक्षक है। पूर्ण पूरित कक्षक होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। हाफ फिल और फुल फिल ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है अदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनकी कंपेरिजन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ से फर्स्ट सेकंड की यदि हम बात करें तो देखो जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो यहाँ पे बनेगा Mg+2 और जो इलेक्ट्रॉन है, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो इसके 1 ही इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन है आसानी से निकल जाएगा। तो देखो इसको जब हम आसानी से निकालेंगे तो ये 2s2 2p6 और ये यहाँ से निकल गया। ये आपकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि यहाँ पे जो एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल होती हैं उनमें से ध्यान रखना है कि आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ये आपकी एल्कली मेटल और ये आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एल्कली अर्थ मेटल की, ठीक है। ये एल्कली मेटल और ये एल्कली अर्थ मेटल। तो फर्स्ट जो किसकी होती है ज्यादा, फर्स्ट आपको पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना फर्स्ट में इससे मुश्किल हुआ था क्योंकि पूर्ण पूरे विन्यास था इसका। तो फर्स्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो तो किसकी ज्यादा होती है, एल्कली अर्थ मेटल की। और जब हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे जो एल्कली मेटल होती हैं वो नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेती हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल की ज्यादा होती है और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एल्कली अर्थ मेटल की क्या होती है, कम होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि कोई भी इसमें से कोई भी आपको कंपाउंड दे दे एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल में से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट तो ज्यादा होगी एल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुओं की फर्स्ट
आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, जबकि सेकंड आयनन ऊर्जा क्षारीय धातुओं की ज्यादा होगी, क्षारीय मृदा धातुओं से। ठीक है, ये आपके एक तो फैक्टर क्या काम करता है यहाँ पे कि आपका जेड फैक्टर भी इधर बढ़ता है। ये आपको बता दिया कि यहाँ पे जेड फैक्टर भी टॉप लेफ्ट टू राइट करते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज होगा तो यहाँ पे आईपी भी क्या होती है, इसकी इंक्रीज होती है। हमको ये भी ध्यान रखना है, एक आप ये नोट लगा करके लिख लेना, ठीक है, ये बात कि आपकी सीजियम धातु की जो आयरन ऊर्जा है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। आयरन ऊर्जा क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा होता है, आयरन ऊर्जा कम होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन है आकार बहुत बड़ा सा होता है, बड़े से आकार में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही आसान होता है। इसलिए सीजियम धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में करते हैं। सीजियम मेटल का उपयोग है वो प्रकाश फोटोइलेक्ट्रिक सेल के अंदर करते हैं, प्रकाश विद्युत सेल के अंदर करते हैं। ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल के अंदर इसका यूज है करते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक सेल, फोटोइलेक्ट्रिक सेल के अंदर इसका यूज है करते हैं। किसका, सीजियम मेटल का यूज है वो फोटोइलेक्ट्रिक सेल के अंदर करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आयरन ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो आज हमारी ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और टेस्ट सीरीज है वो आपकी रेगुलर हो रही है, तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करें और रोजाना टेस्ट दें, जिससे आपको पता चल सके कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, आपकी कितनी प्रिपरेशन है और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से और बेहतर बनाएं। ठीक है, धन्यवाद।